नमस्कार दोस्तों, इजी स्टडी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। अभिनंदन। आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास का एक टॉपिक कुषाण वंश का अध्ययन करेंगे। तो साथियों, ये जो कुषाण वंश है इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। इसकी प्रारंभिक जो पृष्ठभूमि है वो क्या है। तो देखिए, मौर्य काल के बाद जब भारत राजनीतिक रूप से कमज़ोर हो गया, तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे जो विदेशी आक्रमणकारी जातियां थी उनके द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया और कुछ जातियों को इसमें सफलता मिली, चाहे वो शक है, चाहे हूण है, चाहे सीथियन है, पर्शियन है, चाहे ये कुषाण है। ठीक है, तो ये कुषाण जो है इनको भारत में अच्छी सफलता प्राप्त हुई और एक बड़ा साम्राज्य इनके द्वारा स्थापित किया गया। अब ये कुषाण कौन है? विदेशी आक्रमणकारी जाति है। असल में जो कुषाण थे वो कहाँ से संबंधित थे? ये थे मध्य एशिया से संबंधित, और मध्य एशिया में शुरू से ही खानाबदोश जातियाँ निवास करती थीं और इनमें बड़ा संघर्ष रहता था। और जब भी वहाँ कोई जाति पराजित होती थी तो वो फिर जो है वहाँ से आगे बढ़ती थी और कहीं ना कहीं वो लोग जो है भारत में भी जो है आक्रमण करते थे। तो ये जो कुषाण थे ये मध्य एशिया की खानाबदोश जाति थी और ये यूची कबीले से संबंधित थे। यूची कबीला था ये, जब वहाँ पराजित हुए, वहाँ से खदेड़े गए, तो ये यूची कबीला 5 शाखाओं में विभाजित हुआ और इसकी एक शाखा जो है उसके द्वारा भारत का रुख किया गया। ठीक है, तो इस कुषाण के जो शब्द है इसको लेकर भी थोड़ा सा इतिहास में भिन्नता है। कुछ जो इतिहासकार हैं उनका ये मानना है कि जो कुषाण थे वो जो ये शब्द है ये असल में कोई कुषाण नामक व्यक्ति था, उसके नाम से इस वंश का नाम पड़ा। कुछ जो है इस जाति से रिलेटेड मानते हैं कि भाई कुषाण जाति है इसलिए जो इसको कुषाण वंश कहा जाता है। कुछ इतिहासकारी मानते हैं कि मध्य एशिया के कोई कुषाण जो स्थान विशेष था उससे इस वंश का नाम जो है कुषाण वंश मिला। तो देखिए, इस वंश को कुषाण वंश के नाम से जाना जाता है और मध्य एशिया की ये जाति है, यूची कबीले से संबंधित है। प्रारंभिक जो इस शासक था इस जाति का वो था कुजुल कडफिसेस। तो कुजुल कडफिसेस को भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र, भारत का पश्चिमोत्तर क्षेत्र जो था, काबुल वाला जो क्षेत्र था, वहाँ पर इस कुजुल कडफिसेस को प्रारंभिक सफलता प्राप्त हुई। यहाँ पर जो पर्शियन थे उनका यहाँ पर आधिपत्य था और जो प्रारंभिक जो हमको सिक्के प्राप्त होते हैं किसके? कुजुल कडफिसेस के, तांबे के सिक्के प्राप्त होते हैं। तो उन पर ये लिखा गया है, वो हर्मियस जो है उसका अंकित मिलता है। हर्मियस का नाम उन पर अंकित मिलता है। इन सिक्कों पर एक तरफ जो है यूनानी लिपि में लिखा गया है तो दूसरी ओर खरोष्टी लिपि में लिखा गया है। तो वहाँ कहीं ना कहीं ये जो है पता चलता है कि प्रारंभिक जो दौर था कुजुल कडफिसेस का वो ये हर्मियस के अधीन रहा, लेकिन बाद में इसको जो है संपूर्ण सफलता प्राप्त हुई, क्योंकि बाद में जो इसके सिक्के प्राप्त होते हैं उसमें केवल इसी का ही जो है नाम मिलता है, हर्मियस का नाम उपलब्ध नहीं होता है। तो ये कुजुल कडफिसेस था जिसके द्वारा महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की गई। ठीक है, और ये इसका जो प्रारंभिक जो शासन स्थापित हुआ वो कहाँ पर स्थापित हुआ? काबुल में स्थापित हुआ। अब इसी वंश में कुजुल कडफिसेस के बाद दूसरा जो व्यक्ति आया वो था विम कडफिसेस। लगभग 65 ईस्वी में ये शासक बना। ठीक है, ये जो राजवंश है ये पहली शताब्दी का है, क्योंकि लगभग 15 ईस्वी के आसपास कुजुल कडफिसेस को भारत में सफलता प्राप्त हुई थी। ठीक है, अब विम कडफिसेस की बात करें तो विम कडफिसेस के द्वारा जो है भारत में साम्राज्य का विस्तार किया गया और इस व्यक्ति के द्वारा सोने व तांबे के सिक्के प्रारंभ किया गया। तो देखिए, सोने के सिक्के को भारत में सबसे पहले चलाने का श्रेय किसको मिलता है? विम कडफिसेस को मिलता है, क्योंकि देखिए इससे पहले जो सिक्के चलते थे वो, या सिक्के नहीं कहेंगे, मुद्राएं जो चलती थी वो आहत मुद्रा या ठप्पा मुद्रा के नाम से जानी जाती थी, क्योंकि वो एक धातु का टुकड़ा होता था और बड़ी एक जो है वजनदार चीज़ से उन पर ठप्पा मार दिया जाता था, कुछ आकृति बना दी जाती, तो ठप्पावान मुद्रा थी। लेकिन एक अच्छी शान शक्ल का सिक्का जो है बनाने का श्रेय किसको मिलता है? वो मिलता है विम कडफिसेस को। 65 ईस्वी में इसका साम्राज्य स्थापित हुआ, लगभग 78 ईस्वी तक इसका साम्राज्य रहा। ठीक है, और इसके द्वारा भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए गए। इन सिक्कों पर जो है नंदी है, शिव है, त्रिशूल, इनकी जो है चित्र बना हुआ मिलता है, क्योंकि इस व्यक्ति के द्वारा भारत का जो शैव धर्म था उसको अपना लिया गया था। ठीक है, और इसी कारण इसके सिक्कों पर ये सब चीज़ें बनी हुई मिलती हैं। और विशेष बात यह कि इसके द्वारा महेश्वर
महेश्वर की उपाधि भी ग्रहण की गई थी। ठीक है, तो शैव मत चूंकि इसने स्वीकार किया इसलिए महेश्वर की उपाधि भी इसके द्वारा ग्रहण की गई। अब इसके बाद आता है इस वंश का सबसे ज्यादा प्रसिद्ध शासक जो था उसका नाम क्या था, कनिष्क। वो 78 ईस्वी में शासक बना और ये इस वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक माना जाता है, क्योंकि इसकी जो उपलब्धियां हैं वास्तव में काफ़ी ज़्यादा हैं, इसलिए इसको दूसरा अशोक भी कहा जाता है, किसको, कनिष्क को। ठीक है, तो देखिए इसकी उपलब्धियों के अगर बारे में बात करें, एक तो ये 78 ईस्वी में शासक बना। अब 78 ईस्वी में शासक बना तो इसके उपलक्ष्य में इसके द्वारा शक संवत प्रारंभ किया गया। शक संवत 78 ईस्वी में कनिष्क के द्वारा प्रारंभ किया गया। कनिष्क कौन था, कुषाण वंश का शासक था, तो कनिष्क के द्वारा शक संवत प्रारंभ किया गया। चूंकि इसके द्वारा एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की गई थी, इसने आसपास के जो इलाके थे उनको जीतने का कार्य प्रारंभ किया गया। पाटलिपुत्र पर भी इसके द्वारा आक्रमण किया गया और वहां से इसके द्वारा अश्वघोष नामक एक विद्वान के साथ साथ एक एक बड़ा चमत्कारी मुर्गा और महात्मा बुद्ध का भिक्षा पात्र भी इसने जो है पाटलिपुत्र के राजा से प्राप्त किया था। इसके अलावा इस व्यक्ति के द्वारा चीन से लगते हुए जो मध्य एशिया का क्षेत्र था उसको भी जीतने का कार्य किया। प्रारंभ में इसको सफलता वहाँ प्राप्त नहीं हुई थी, लेकिन बाद में इसको सफलता प्राप्त हुई और मध्य एशिया के बहुत बड़े क्षेत्र में, जिसमें काशगर है, खोतान है, यारकंद है, कूची है, इन पर इस व्यक्ति का क्या हुआ, अधिकार स्थापित हुआ। तो एक अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई, कनिष्क के द्वारा की गई थी। ठीक है, अब ये चूंकि ये जो क्षेत्र था ये भारत से रिलेटेड हो गया और ये जो क्षेत्र था ये कहीं ना कहीं रोम के साम्राज्य से भी मिलता था, तो यहाँ से एक मार्ग निकलता था जिसको रेशम मार्ग या सिल्क मार्ग से नाम से जाना जाता है। अब चूंकि इस मार्ग पर भारत का अधिकार हो जाने के कारण ये मार्ग खुल गया और इस मार्ग से भारत का व्यापार किससे होने लग गया, रोम के साम्राज्य से प्रारंभ हो गया। यहाँ से जरूरी सामान रोम के साम्राज्य के लिए भेजे जाते थे और बदले में बहुत सारे मात्रा में सोना चांदी बहुमूल्य रत्न प्राप्त किए जाते थे। तो इस कारण कनिष्क के काल में चूंकि व्यापार बहुत अच्छा चला, रेशम मार्ग या सिल्क मार्ग से चला। इस मार्ग को रेशम या सिल्क मार्ग इसलिए कहते हैं क्योंकि रेशम या सिल्क बनाने का जो श्रेय मिलता है वो किसको मिलता है, चीन को मिलता है। चूंकि ये मार्ग चीन से होकर गुजरता था इसलिए इसको रेशम या सिल्क मार्ग कहते थे। ठीक है, अब देखिए रोम के से जब हमारा व्यापार बहुत अच्छे से चलने लगा, सोना बहुत अच्छी तादाद में जब आने लगा, तो कनिष्क के द्वारा सोने के सिक्के चलाए गए। ठीक है, अब ये सोने के जो सिक्के हैं ये बड़े ही अच्छी क्वालिटी के माने जाते हैं, क्योंकि ये माना जाता है भारतीय इतिहास में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलाने का अगर किसी को व्यक्ति को श्रेय मिलता है तो वो कौन है, कनिष्क। कनिष्क के द्वारा भारतीय इतिहास में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलाए गए थे, क्योंकि यहाँ सोने की मात्रा काफी मात्रा में आ रही थी इस कारण। ठीक है, इसका चूंकि मैंने आपको बताया कि एक बहुत बड़ा साम्राज्य इसके द्वारा स्थापित किया गया, तो चूंकि बहुत बड़ा साम्राज्य था इस कारण इनकी जो प्रारंभिक राजधानी थी पेशावर के साथ साथ एक राजधानी और इसके द्वारा बना दी गई, वो थी मथुरा। तो इनके साम्राज्य की दो राजधानी थी, एक पेशावर जिसको प्राचीन समय पुरुषपुर कहा जाता था, पुरुषपुर, और साथ में मथुरा। तो मथुरा भी इसके साम्राज्य की राजधानी थी। एक साथ दो राजधानियां इसके द्वारा रखी गई, पुरुषपुर पेशावर तथा मथुरा। ठीक है, अब देखिए इसके साथ साथ इस व्यक्ति के द्वारा और भी कई कार्य महत्वपूर्ण किए गए और इस व्यक्ति ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। ठीक है, और बौद्ध धर्म से दीक्षित कराने वाले जो बौद्ध गुरु थे वो कौन थे, सुदर्शन के द्वारा इनको बौद्ध धर्म से दीक्षित कराया गया। कनिष्क के बारे में भी बौद्ध जो ग्रंथ है उनमें उसी प्रकार लिखा गया जैसे अशोक के बारे में लिखा गया है। ये लिखा गया भाई कनिष्क भी अपने प्रारंभिक जो समय था उसमें बड़ा ही निर्दयी शासक था, लेकिन बाद में इसके द्वारा बौद्ध धर्म ग्रहण किया गया। ठीक है, तो बौद्ध धर्म ग्रहण किया गया और इसको बौद्ध धर्म से दीक्षित कराने वाले जो बौद्ध गुरु थे वो कौन थे, सुदर्शन थे। ठीक है, इसके अलावा इस व्यक्ति के द्वारा चूंकि बौद्ध धर्म ग्रहण किया गया, इस कारण कनिष्क के काल में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। कहाँ पर किया गया, कश्मीर, कुंडलवन कश्मीर नामक स्थान पर चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किसके द्वारा किया गया था, कनिष्क के द्वारा किया गया था। ठीक है, इस चौथी बौद्ध संगति के बारे में विशेष जो जानकारी है वो हमने आपको बौद्ध धर्म जो वीडियो दिया था उस समय ये सब बातें उसमें क्लियर कर दी कि चौथी बौद्ध संगति
कि में क्या क्या विशेष बात थी, उसको थोड़ा सा और आप देख लेते हैं। तो चौथी बौद्ध संगति में जो अध्यक्षता की थी वो वसुमित्र के द्वारा की गई थी, ठीक है। और अशुभ घोष के द्वारा इसमें ये जो थे उपाध्यक्ष रहे इस बौद्ध संगति में। और इसकी विशेष बात ये थी कि इस बौद्ध संगति में जो बौद्ध धर्म था वो दो भागों में विभाजित हो गया था, एक हीनयान कहलाया, दूसरा महायान कहलाया, ठीक है। और कनिष्क के द्वारा इस बौद्ध धर्म की महायान शाखा का प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में किया गया था, ठीक है। तो बौद्ध धर्म की महायान शाखा का प्रचार का श्रेय किसको मिलता है? कनिष्क को मिलता है, ठीक है। कुंडलवन कश्मीर में इसके द्वारा चौथी बौद्ध संगति का आयोजन करवाया गया था। वसुमित्र इसके अध्यक्ष बने। अब देखिए वसुमित्र जो है इनके द्वारा बहुत सारे जो है ग्रंथों का अध्ययन भी किया गया था और एक विभाषा शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना भी किसके द्वारा की गई थी? वसुमित्र के द्वारा की गई थी। तो देखिए वसु से वै और वैसे ही जो है विभाषा शास्त्र, तो विभाषा शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? वसुमित्र के द्वारा की गई थी, ठीक है। इसके साथ साथ ही जो कनिष्क थे इनके दरबार में अश्वघोष जैसे नामक विद्वान निवास करते थे। मैंने आपको बताया था पाटलिपुत्र से अश्वघोष को जो है लिया गया था, वहाँ से जो है प्राप्त किया गया था। तो अश्वघोष एक बड़ा राइटर था, लेखक था और इसके द्वारा 3 बड़े महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे गए। एक तो है बुद्ध चरित्र, ठीक है, दूसरा है सौंदरानंद और तीसरा है सरियपुत्र प्रकरण। तो देखिए बुद्ध जो चरित्र है इसमें क्या लिखा गया है? महाकाव्य है। तो बुद्ध चरित्र में महात्मा बुद्ध के जीवन का सरस और बहुत ही सरल जो है वर्णन किया गया है। किसमें? बुद्ध चरित्र में। किसके द्वारा? अश्वघोष के द्वारा। दूसरा ग्रंथ है सौंदरानंद। सौंदरानंद में क्या है? सौंदरानंद के अंदर सुंदर नाथ नामक जो है एक सौतेले भाई थे, किसके? महात्मा बुद्ध के। तो उनके जीवन से संबंधित इसमें महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख किया गया, किस प्रकार से उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, किस प्रकार से जो है आगे उनके द्वारा क्रियाविधियां की गई। तो उस सब का उल्लेख किसके अंदर किया गया है? सौंदरानंद के अंदर किया गया है। तीसरा ग्रंथ है सरियपुत्र प्रकरण। तो सरियपुत्र नामक एक जो है महात्मा बुद्ध का एक जो है शिष्य था, तो उसके द्वारा किस प्रकार से बौद्ध धर्म से जो है बौद्ध धर्म को ग्रहण किया गया था, इस बात का नाटकीय रूपांतरण जो है किसके अंदर किया गया है? नाटकीय अभिलेख जो है किसके अंदर किया गया है? सरियपुत्र प्रकरण के अंदर किया गया है। तो 3 बड़े महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। किसके द्वारा लिखे गए हैं? अश्वघोष के द्वारा लिखे गए हैं। अश्वघोष कौन था? अश्वघोष कनिष्क के दरबार में निवास करने वाला एक जो है लेखक था। और अश्वघोष का जो मूल जो राज्य था कहाँ से लिया गया था? इसको पाटलिपुत्र से जो है लिया गया था, ठीक है। तो ये अश्वघोष है। इसके अलावा इसके दरबार में चरक नामक एक बड़े जो है आयुर्वेद के विद्वान निवास करते थे, आयुर्वेद शास्त्री थे और इनके द्वारा आयुर्वेद से संबंधित एक ग्रंथ लिखा गया है जिसका नाम है चरक संहिता। चरक संहिता एक आयुर्वेद का बड़ा ग्रंथ माना जाता है, आज भी इसकी प्रासंगिकता बनी हुई है। चरक नाम जो है आयुर्वेद में इतिहास में आज भी जो है बड़े सम्मान से लिया जाता है। इसके साथ साथ ही इसके काल में नागार्जुन नामक बौद्ध जो विद्वान थे वो भी निवास करते थे और नागार्जुन के द्वारा प्रज्ञापारमिता सूत्र नामक एक ग्रंथ में सापेक्षवाद का सिद्धांत दिया गया जिसको हम शून्यवाद भी कहते हैं, शून्यवाद, ठीक है। तो सापेक्षवाद और शून्यवाद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? नागार्जुन के द्वारा दिया गया है। परीक्षा दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण नाम है ये। और नागार्जुन किसके काल में थे? कनिष्क के काल में थे, ठीक है। तो नागार्जुन के द्वारा प्रज्ञापारमिता सूत्र नामक ग्रंथ में शून्यवाद या सापेक्षवाद का सिद्धांत दिया गया था, ठीक है। इसके अलावा इसके दरबार में पार्श्व नामक एक विद्वान और निवास करते थे, ये जो है कनिष्क के गुरु माने जाते हैं। इसके अलावा जो ये था कनिष्क था, इसके समय में और एक विशेष बात हुई कि वास्तुकला की गांधार शैली का विकास हुआ। वास्तुकला की गांधार शैली का विकास हुआ। मथुरा शैली भी चली आ रही थी उस समय। तो ये जो गांधार शैली है इसको इंडो ग्रीक शैली भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें चूंकि बुद्ध के रिलेटेड बहुत सारे मूर्तियों का निर्माण किया गया था, इसलिए इसको ग्रीको बुद्धिस्ट शैली भी कहा जाता है, ठीक है। तो इंडो ग्रीक शैली है, चाहे गांधार शैली है, चाहे ग्रीको बुद्धिस्ट शैली, ये सभी एक ही नाम है। इसको गांधार शैली इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो उद्गम हुआ कहाँ से हुआ? गांधार से हुआ। गांधार कहाँ है? अफगानिस्तान में, ठीक है। तो इस कारण जो है इसको गांधार शैली के नाम से जाना जाता है।
इसमें काले सलेटी चिकने पत्थर से जो है मूर्तियों का निर्माण किया जाता था। साथ में ही जो है दूसरी शैली भी विकसित थी उस समय, मथुरा शैली। तो मथुरा शैली का भी जो है विकास हुआ इस काल में। पर जो मथुरा शैली थी इसमें चूँकि ये एक भारतीय शैली थी, तो इसमें जो रूप सौंदर्य था वो ज़्यादा अच्छा था किसके बनिस्पत, गांधार शैली के बनिस्पत। ठीक है, तो गांधार शैली एक तरह से मथुरा शैली का एक क्रूप रूप जो है माना जाता है। ठीक है, गांधार शैली में ऐसा विशेष जो है नहीं रूप जो है अलग से निकल के नहीं आया। मथुरा शैली ज़्यादा जो है भारत में स्थापित थी। हालांकि महात्मा बुद्ध की जो मूर्तियाँ हैं वो गांधार शैली में बहुत ज़्यादा मिलती हैं, लेकिन जो पहली मूर्ति मिलती है महात्मा बुद्ध की वो मथुरा शैली में ही मिलती है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके अलावा जो अगर कुषाण वंश के और शासकों की अगर बात की जाए कनिष्क के बाद, तो एक वाशिक नामक जो है शासक हुआ 102 ईस्वी से 106 तक इसका शासन रहा। और इस वाशिक के बाद हुस्विक नामक शासक हुआ 106 से 45 ईस्वी तक, 145 ईस्वी तक। और इस वंश का जो अंतिम शासक माना जाता है वो किसे माना जाता है, वासुदेव सेकंड को माना जाता है। ठीक है, और ये वासुदेव सेकंड जो थे इसके काल में ईरानी जो शासक थे शैसनाई वंश के, इनके द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया और धीरे धीरे इस साम्राज्य का क्या हो गया, अंत हो गया। तो साथियों ये कुषाण थे और कुषाणों की बड़ी जो उपलब्धियां हैं वो आपके सामने, गांधार शैली का विकास है इनके काल में। इनके द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय जो है साम्राज्य स्थापित किया, क्योंकि मध्य एशिया पर इनका अधिकार रहा। इसके अलावा रोम के साम्राज्य से इनका व्यापार रहा। सोने की बहुत ज़्यादा मात्रा भारत में आई और इस सोने की मात्रा के बारे में जो है वहाँ रोम के जो इतिहासकार थे उस समय के तत्कालीन पिलनी के द्वारा तो बड़ा ही जो है गहरा दुख व्यक्त किया गया और ये कहा गया कि इससे जो है रोम का साम्राज्य जो है गरीब होता जा रहा है और भारत जो है एक तरह से सोने का जो है कुआं बनता जा रहा है। तो ये एक बड़ा जो है एक साम्राज्य था जिनके द्वारा कुषाणों के द्वारा स्थापित किया गया। और एक बड़ा जो है कनिष्क के बारे में ये माना जाता है कि अशोक, द्वितीय अशोक भी इनको कहा जाता है। तो द्वितीय अशोक कहने से ही अपने आप में ये सिद्ध हो जाता है कि इतिहास में कनिष्क का स्थान कहाँ पर है। तो साथियों ये था आज का वीडियो और आपको ये कैसा लगा इस बारे में कमेंट बॉक्स पर अवश्य कमेंट करें। धन्यवाद।